नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीयूईटी अड्डा पॉइंट। दोस्तों, हम लोग आज आपसे इस वीडियो में बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्ट्री अर्थात इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों अलग अलग कालों से प्रश्न बनते हैं। चाहे वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल हो, चाहे वैदिक कल्चर कह लें या फिर मौर्य काल कहें, या फिर हम गुप्त काल की बात करें। ऐसे ही दोस्तों काल संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों उनसे प्रश्न कोई ना कोई एक बनते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली दोस्तों हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, हम लोग की कोशिश होगी कि दोस्तों जो भी प्रश्न है उनको अच्छे से जानने एवं समझने का प्रयास करें। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि जल्दी से एक बार चैनल पर यदि नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसिम की हत्या की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है यह तत्कालीन जो राजवंश हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका सर्वाधिक हॉट टॉपिक माना जाता है। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि उस शासक का नाम बताना है जिसने अपने गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई जिनका नाम है सुसिम, उनकी हत्या कर दी थी। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अशोक का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कनिष्क का और चौथा ऑप्शन दिया गया है सिमुक का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से जवाब दीजिए भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? तो किसने अपने बड़े भाई सुसिम की हत्या की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। जी हाँ दोस्तों, जो अशोक है जिसको हम लोग महान अशोक के रूप में भी जानते हैं, दोस्तों इन्होंने ही अपने बड़े भाई सुसिम की हत्या की थी। क्यों हत्या की थी भाई? क्योंकि वो अपने जो राज सिंहासन है मौर्य साम्राज्य का, उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मौर्य साम्राज्य के राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अशोक ने अपने बड़े भाई सुसिम की हत्या की और उसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि राज सिंहासन को प्राप्त किया था। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी बात अशोक की आएगी तो अशोक के संदर्भ में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अशोक ने सबसे पहले स्तंभों का निर्माण कराया। किस स्वरूप में? तो अभिलेखों के रूप में। स्तंभ का निर्माण एक अभिलेखों के रूप में इन्होंने कराया। ठीक है, जिसको हम लोग अशोकन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, अशोक के शिलालेख कहले बोलते हैं। शिलालेख का मतलब क्या होता है भाई कि पत्थर के ऊपर लिखे गए शिलालेख। तो इसके स्तंभ एवं अन्य शिलालेख की प्राप्ति होती है और ऐसा माना जाता है कि भारतीय संदर्भ में सबसे पहले शिलालेखों की शुरुआत करने का एवं प्रचलन करने का श्रेय किसे जाता है? इसी अशोक को जाता है। और अशोक का संबंध किस काल से है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका संबंध है आपका मौर्य वंश से। अब बात मौर्य वंश की आई है तो आपको एक चीज सदैव ध्यान रखनी होगी। वो क्या रखना है भाई कि मौर्य वंश की स्थापना, देखिए
कभी भी कोई भी वंश पढ़िए तो उसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले किसकी स्थापना किसने किया था या फिर इसके संस्थापक कौन थे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, किसकी स्थापना के साथ साथ इसके जो अंतिम शासक हैं इनके भी नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीज आपको एकदम रटे रटाए होने चाहिए। वहीं पर यदि हम बात करें कि जो मौर्य वंश है इसके स्थापना को किसने किया था, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन माने जाते हैं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री जिनका नाम था क्या दोस्तों, चाणक्य। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस व्यक्ति है भाई, चाणक्य नीति आप लोगों ने सुनी होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य के दो और नाम हैं, वो दोनों नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इन केस कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत फेमस नाम है, उनको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और इनका जो ऑफिशियल नाम है वो है आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, तो विष्णुगुप्त की पहचान किससे की जाती है, इन केस कभी आपसे एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखिएगा चाणक्य को कहा जाता है। और इन्हीं चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आपके नंद वंश का अंतिम शासक था महापदम नंद, इन्होंने क्या किया था भाई, उनको हराकर क्या किया था भाई, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। वहीं पर यदि आपसे अंतिम शासक का नाम पूछता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम है आपका वृहद्रथ। ठीक है, वृहद्रथ जो है यह मौर्य वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। और इन वृहद्रथ की हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग है, कौन भाई, पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे नाम दिया शुंग वंश। क्या नाम दिया भाई, शुंग वंश। और ये जो शुंग वंश है यह ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के जो शासक थे यह ब्राह्मणवादी थे, इन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। वहीं पर जब आप मौर्य काल पढ़ते हो तो आप देखते हो कि मौर्य काल में जहां चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म को मानने वाले हैं, वहीं पर जो अशोक हैं ये बौद्ध धर्म के समर्थक हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है किस धर्म के समर्थक थे, किस धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था, तो आपसे इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने जैन धर्म को, और जो आपके अशोक हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को। वहीं पर अशोक के पौत्र जिनका नाम है दशरथ, दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को भी दान दिया था, आजीवक संप्रदाय। खैर हम लोग जब पढ़ेंगे अलग से उसके बारे में, मौर्य काल के बारे में, तो इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी खरगोन के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये जो आपका प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये जो आपका सांची का स्तूप है दोस्तों, इसको बनवाया है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अशोक ने। ये दोस्तों जो महान अशोक है इन्होंने भगवान बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे इनको विभिन्न भागों में बांटकर, ऐसी चर्चा मिलती है कि इन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे। ऐसी कहानियां हमको, ऐसे मिथक हमको प्राप्त होते हैं, इसके स्पष्ट प्रमाण हमको अभी तक नहीं मिले, ध्यान रखिएगा, ऐसे बस हमको वर्णन मिले हैं, लेकिन इनका वास्तविक रूप में अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे स्तूप हमको मिले हैं जिनकी प्राप्ति हमको पता चलता है कि बौद्ध धर्म के रूप में हमको पता चलता है, जिसमें आपका सांची का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, नागार्जुनी कोंडा का स्तूप है, बहुत सारे स्तूप है, सन्नति का स्तूप है, जिसमें हमको अलग अलग प्रकार के स्तूपों की चर्चा दिखाई देती है।
लेकिन यहाँ पर जो सांची का स्तूप पूछा गया है, इसको किसने बनवाया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको बनवाया है किसने? अशोक ने। एक चीज और ध्यान रहे, यह स्थित कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह स्थित है आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश क्षेत्र में। वहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम स्तूप, प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो प्राचीनतम स्तूप के रूप में कौन जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम स्तूप के रूप में हम लोग भरहुत स्तूप को जानते हैं। किसको जानते हैं भाई? भरहुत स्तूप। जी हाँ दोस्तों, जो भरहुत स्तूप है यह प्राचीनतम ओल्डेस्ट स्तूप के रूप में जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्तूप होते क्या है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यदि मुस्लिम धर्म में आप लोगों तो देखते होंगे कि उनके पार्थिव शरीर को दफनाया जाता है और उसके ऊपर थोड़ी सी जो मिट्टी होती है उसका ढेर लगाया जाता है। तो उनकी एक क्रिया पद्धति है। तो ठीक इसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी थे, जो गुरु थे, जो संत मुनि हुआ करते थे, तो उनके जो शरीर के अवशेष होते थे, तो उनके शरीर के अवशेषों के ऊपर स्मारक के तौर पे जो होता था, एक स्मारक का निर्माण किया जाता था, एक संरचना का निर्माण किया जाता था, एक विशिष्ट प्रकार की इमारत का निर्माण किया जाता था, जिसे हम लोग स्तूप कहते हैं। और इस स्तूपों की प्राप्ति हम लोगों को पूरे भारतीय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती है, जिसमें यहाँ पर संदर्भ है सांची स्तूप का। और सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में होता है, जिसे बाद में अलग अलग काल में राजाओं ने इसमें मरम्मत कराया और अन्य कार्य से इन्हें सुशोभित किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या था भाई कि वह कौन सा ऐसा अंग्रेज है, वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के जो शिलालेख हैं इनको सबसे पहली बार पढ़ा था। तो दोस्तों आपके सामने पहला ऑप्शन है जॉन टॉवर, दूसरा ऑप्शन है हैरी स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ और चौथा ऑप्शन दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों किसने पढ़ा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए भाई, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों किसने पढ़ा था भाई, बताएं। आवाज जा रही है प्रॉपर? ठीक, तो अशोक के जो शिलालेख हैं इनको पढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं वह माने जाते हैं जेम्स प्रिंसेप। कौन माने जाते हैं? जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ दोस्तों, जो जेम्स प्रिंसेप हैं, जेम्स प्रिंसेप प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो अशोक के शिलालेख हैं इनको पढ़ने वाले यह प्रथम व्यक्ति बने थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो अशोक के शिलालेख हमको मिलते हैं, अशोक के शिलालेख हमको किन लिपि या फिर कह लें किस भाषा में दिखाई देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि अशोक के शिलालेखों की लिपि या फिर भाषा क्या है। तो देखिए भाई एक चीज समझिएगा, एक मिनट, चलिए, तो पढ़ा किसने था और लिपि क्या है, भाषा क्या है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझेंगे, समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पढ़ा तो था आपको सबसे पहले किसने, तो वो था जेम्स प्रिंसेप ने। अब दूसरी चीज जो है जो आपको मैं बोल रहा हूं लिपि और भाषा के संदर्भ में, तो अशोक के जो शिलालेख हैं इनकी लिपि क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लिपि और भाषा क्या है इसको पहले समझ लीजिए। लिपि का मतलब होता है कि हमने कोई चीज बोली और आपने उसे अपने पुस्तक पे लिखा, जैसे मैंने बोला क और आपने उसको क इस फॉर्म में लिखा और आपने जाना कि क ऐसे लिखा जाता है। तो जो कुछ लिखने की प्रक्रिया होती है, जो लिखने का स्वरूप होता है, वो कहा जाता है लिपि। अब मैंने ये मान लो मैंने यहाँ पर कोई ये संरचना बनाया और आपसे पूछा कि बेटा ये क्या लिखा है,
तो आपने इसे पढ़ के बताया कि ये क लिखा है। तो आप जो पढ़ रहे हो, जो बोल रहे हो, जो ध्वनि का उच्चारण कर रहे हो, आप जो समझ रहे हो, इसको कहा जाता है भाषा। तो भाषा बोलने वाली चीज है, उच्चारण करने वाली चीज है, जबकि जो लिपि है ये लिखने वाली चीज है। तो अशोक के जो शिलालेखों की लिपि है, तो सबसे अधिक इसके जो शिलालेख मिलते हैं यह हमको ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी। इसके अलावा हमको इसकी जो अन्य लिपियां भी मिलती हैं, ब्राह्मी के अलावा आरामाइक लिपि में भी इसके शिलालेख मिले हुए हैं। इसके अलावा हमको इनके जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में भी मिले हुए हैं, ग्रीक लिपि में भी मिले हुए हैं। सभी जो चीजें हैं हमको मिले हुए हैं। लेकिन सर्वाधिक जो अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख सर्वाधिक किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ब्राह्मी लिपि में। वहीं पर यदि भाषा पूछिएगा तो ध्यान रखिएगा अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो क्या है? प्राकृत है। क्या है भाई? प्राकृत है। ठीक है। और अशोक के अभिलेखों की जो भाषा जो प्राकृत है इनको भाषा और जो लिपि है दोनों आपको ध्यान रखना है। वहीं पर यदि पढ़ने वाले व्यक्ति की बात करें तो वह आपके जेम्स प्रिंसेप, और इन्होंने 1837 में अर्थात 1837 में पढ़ने में ये सफलता प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में दिखाई देता है? लीजिए भाई, कलिंग युद्ध के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। अशोक का सबसे चर्चित युद्ध, अभी तक के इतिहास का ये बहुत चर्चित युद्ध रहा है। कलिंग वार, कलिंग युद्ध कह लें। अब देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध जो है अशोक के जीवन का वो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिससे वो एक खूंखार आदमी से एक बहुत ही अच्छे आदमी में बदल गया। ये कौन कहता है? बौद्ध धर्म कहता है। बौद्ध धर्म यदि आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि कलिंग युद्ध के पहले जो अशोक है ये खूब बर्बर था। बर्बर इन द केस कह लें तो जो अशोक है यह हिंसक प्रवृत्ति का था। इवन इसकी जो क्रूरता थी वो इस स्थिति में थी कि लोग इसके नाम सुनकर खौफ खा जाते थे, लोग डर जाते थे। ठीक है, ये इनकी स्थिति थी। तो सोच लीजिए कि जब ये कलिंग युद्ध में गए और लाखों लाख लोगों को मारा, कितने लाख लोग घायल हुए, कितने ऑन द स्पॉट वहां पर मर गए, ये चीजें जो हो गई। तो अब देखिए ये जो चीजें हुई तो इनका वर्णन कहां से प्राप्त होता है कि भाई क्या है, कैसे है? तो इनका वर्णन कहां से प्राप्त होता है? तो इनका वर्णन प्राप्त होता है हमको अशोक का जो शिलालेख संख्या 13 है। क्या है भाई? अशोक का जो शिलालेख संख्या 13 है। तो अशोक का शिलालेख संख्या 13 बताता है कि अशोक ने अपने शासन काल में कलिंग का जो क्षेत्र है वहां पर उसने युद्ध लड़ा था और उस युद्ध को अपने नाम किया था, अर्थात जीत लिया था। और इस युद्ध के पश्चात ही उसका आत्मग्लानि हुई और जो अशोक है इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध, अब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया? तो दीक्षा किसने दिया भाई? तो वह दिया था बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम था, क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाम है भाई उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त नाम है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग भले ही प्रश्न की जो संख्या है उसमें 5 अभी तक हम लोगों ने किए हो, लेकिन आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक ही प्रश्न के अंतर्गत कितने सारे प्रश्न हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों कि आप अधिक से अधिक जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके उनसे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं, आप उनको समझ पाते हैं, जान पाते हैं, कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और अंतिम प्रश्न आपका ये है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, जो कि दोस्तों जिनका नाम है मेगास्थनीज, भारत में किसके दरबार में ये आए थे? तो आपके सामने ऑप्शन है अशोक के दरबार में, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन के दरबार में, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और चौथा ऑप्शन है हेमू के दरबार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जिनका नाम है दोस्तों मेगास्थनीज,
मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे दोस्तों? तो यह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं दोस्तों। यह इन्हीं के दरबार में आए थे। यह क्या है दोस्तों? यह राजदूत है, पहली चीज। अब इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि आपके एग्जाम में वो पूछी जाती है। या तो पुस्तक का नाम देके पूछ देगा राइटर कौन है, या फिर राइटर का नाम देके पूछ देगा कि इनकी पुस्तक का नाम बताइए। तो भैया इनका पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है भाई? इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक जब है, इससे हमको मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है भाई? मौर्यकालीन जो समाज है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जो है 5 प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की। अगली जो वीडियो होगी मौर्यकाल की, उसमें हम लोग अन्य 5 प्रश्नों की डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी किसी प्रश्न को पढ़िए या फिर करिए तो उनसे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को कोशिश करिए कि कर लीजिए एक साथ। क्योंकि देखिए, जब भी प्रश्न को सॉल्व करने का यही तरीका होना चाहिए कि एक प्रश्न से अन्य बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, उनसे ये प्रश्न बन सकते हैं, आप उनको एक ही स्थान पे कर